हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हम बिजनेस में एक चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट क्या है। एक ऐसी मार्केट जो लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। इधर होते हैं हमारे हाउस होल्ड जो सेवर है, इधर होते हैं बिजनेस फर्म्स। इनके बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल मार्केट। और इसमें डीलिंग ये किस चीज की कराते हैं? फॉर फाइनेंशियल असेट्स। इसकी फाइनेंशियल एसेट्स में भी शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर। फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरह की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, और मनी मार्केट में पैसा रेज करने के लिए हमें 5 तरीके हैं। कॉल मनी, फिर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट जो है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डील करती है। इसके 5 फंक्शंस होते हैं। पहला, ये लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म में डील करती है। इसमें इंटरमीडिएरीज का होना जरूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कितना पैसा रहेगा मार्केट में, और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर या फ्रेश इशू आता है, हमेशा फ्रेश शेयर्स। अब ये जो नए शेयर बेचने का तरीका है, इसमें 5 तरीके होते हैं, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए थे। पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और फिर दूसरा ऑफर फॉर सेल। ये 2 कर लिए थे। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर बेचने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ बताया जाता है कि कंपनी कब बनी थी, कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है, कंपनी कितने फ्यूचर कितना प्रॉफिट था, और कंपनी फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है। उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के लोग डिसाइड करते हैं कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट है, और फिर डिसाइड करते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। ये हो गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसको हम आईपीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा था? कंपनी अपने शेयर डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेचती, बट दीज आर सोल्ड थ्रू इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स के थ्रू बेचते हैं। इससे क्या होता है? कंपनी गेट्स रिलीफ फ्रॉम ऑल द फॉर्मेलिटीज। सारी फॉर्मेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी से कंपनी बच जाती है। कंपनी अपने शेयर किसको दे देगी? एक ब्रोकर को। ब्रोकर बेच के पैसे दे देगा। यानी कि सारी फॉर्मेलिटी किसकी हो गई? अब ब्रोकर के हाथ में हो गई। क्लियर? इसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इधर समझेंगे बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? कंपनी अपने शेयर एक ब्रोकर, इंटरमीडियरी या अंडरराइटर को दे देंगे। वो शेयर्स खरीद के फिर आगे बेचेगा। अपने सेलेक्टेड क्लाइंट्स को हायर रेट पे बेचता है वो। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? ध्यान से समझेंगे। इसमें ऑफर फॉर सेल में कंपनी अपने शेयर दे देती है, ये बेच के कंपनी को पैसा देता है और बदले में अपनी कमीशन देता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी इस अंडरराइटर को शेयर बेच देगी पूरे और पैसे ले लेगी। अब उसके बाद ये उसे हायर प्राइस पे बेचे, लोअर प्राइस पे बेचे, या अपने पास रखे। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं। कंपनी इसमें कोई कमीशन पे नहीं करती। कंपनी की ब्रोकरेज कमीशन सब बच जाती है। पर ये क्या करती है? जो शेयर मार्केट में प्राइस है शेयर का, उससे कुछ कम रेट पे दे देगी। 400 वाला 395 में दे दिया, तो क्या कहेंगे? बाकी सारी सिरदर्दी किसकी है? प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट की। क्लियर हो गई बात? एक बार पढ़ते हैं इसे क्या लिखा है। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस पे बेच देंगे। एंड इन द सेकेंड स्टेप इंटरमीडियरी सेल दी सिक्योरिटीज टू नॉट टू जनरल पब्लिक बट टू सेलेक्टेड क्लाइंट एट अ हायर प्राइस। ज्यादा रेट पे सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचेंगे। The private placement method is a cost saving method as company is saved from
एक्सपेंस ऑफ अंडरराइटर फीस, मैनेजर फीस एंड एजेंट कमीशन, सारे पैसे कंपनी के बच जाते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज द राइट इशू। बेटा राइट इशू का मतलब समझेंगे, कंपनी जब नए शेयर मार्केट में लॉन्च करती है, पुरानी कंपनी नया शेयर लेके आती है, तो कंपनी को एक कंपल्जन है। क्या कंपल्जन है? कि वो सबसे पहले उन नए शेयर्स का ऑफर अपने पुराने शेयर होल्डर्स को देगी। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना। एक कंपनी है एबीसी कंपनी, उसने अपने शेयर पब्लिक को दे रखे हैं। ये पब्लिक कौन है? उसके शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि ओनर्स, राइट। अब कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है, इशू न्यू शेयर। अब ये न्यू शेयर अगर किसी और को दे दिए तो वो भी कंपनी के शेयर होल्डर और ओनर बन जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, या तुमने नए शेयर देके और लोगों को ओनर बना दिया, यानी कि हमारा शेयर और बढ़ गया। पहले हमारे से पूछ तो लेते, क्या पता हम ही दे लेते तुम्हारे शेयर। समझ रहे बात को? तो कंपनी लॉ ने कहा कि जब भी कंपनी नया इशू लेके आएगी, पहले पुराने शेयर होल्डर को देगी, पब्लिक को नहीं देगी। पहला ऑप्शन। अगर पुराने शेयर होल्डर मना करते हैं, देन यू कैन गो फॉर पब्लिक। क्लियर हो गई बात? तो बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इन दिस द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड राइट इशू। इसे हम राइट इशू बोलते हैं बिकॉज इट इज द प्री कंडीशन shareholders that company must offer them new issue before subscribing to outsiders. New issue का पहले उन्हें ऑफर दिया जाएगा before subscribing to outsiders. Right issue is mandatory for Companies Act 1956 और 2013। कह रहे कोई भी एक्ट तो दोनों में राइट इशू जो है वो कंपल्सरी। नेक्स्ट इज EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ध्यान से समझेंगे बेटा, मैंने आपको ये बताया था आईपीओ बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस को। अब ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस तो है बट इलेक्ट्रॉनिकली है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ कंपनी के शेयर के लिए आईपीओ लगाया कि मुझे शेयर खरीदने हैं, उस कंपनी के नए शेयर आ रहे हैं। अब वो जो मैं शेयर्स खरीदता हूँ वो क्या अब मेरे पास फिजिकली प्रोस्पेक्टस बेचते हैं, या जो प्रोस्पेक्टस है वो ऑनलाइन आता है? तो ये नया तरीका निकाला प्रोस्पेक्टस इशू करने का थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बट इस इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी आपको शेयर डायरेक्टली नहीं देती, वो अंडरराइटर को दे देती है। आप किसको अप्लाई करें शेयर्स के लिए? अंडरराइटर्स। और वो अंडरराइटर आपसे पैसे लेगा और पैसे आपको वापसी देगा। जैसे मैंने पेमेंट करी थी तो मेरी पेमेंट जो थी वो किसको गई थी? जो मेरा अंडरराइटर है 5paisa.com, उसके पास गई और उसने अपने पास पेमेंट रखी। अगर शेयर मुझे अलॉट हो जाते तो वो पैसे डिडक्ट करके कंपनी को दे देता, और अगर शेयर मुझे अलॉट नहीं हुए तो वो पैसे उसने मेरे अकाउंट में वापसी। और एक्चुअल में मैं आपको फैक्ट बताऊं, देखो ये बुक से रिलेटेड बात नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते, बट मेरे अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। मैं उन पैसों को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर अलॉटमेंट हुई तो वो पैसे डिडक्ट होंगे, अलॉटमेंट नहीं हुई तो वो पैसे फ्री हो जाएंगे, वो अनब्लॉक कर देंगे दोबारा से उस पैसे। क्लियर हो गया? पढ़ते हैं क्या लिखा है। In the new method of issuing security through online system of stock exchange, कह रहे क्या ये नया मेथड है शेयर को इश्यू करने का थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर, कह रहे इसमें एक ब्रोकर जरूर रखेंगे वो, फॉर पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग द ऑर्डर। मैंने उनको ऑर्डर प्लेस किया था। द मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशूअर। इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज रखते हैं जो इशूअर्स के साथ कनेक्टेड रहती है कि भाई आपने शेयर लेने हैं, आपने नहीं लेने, आपके पैसे वापसी आ गए। वो सब काम कौन करता है? इंटरमीडियरीज। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हमारी प्राइमरी मार्केट खत्म हुई,
अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज में बेटा कौन से शेयर बिकते होंगे, नए या पुराने? ऑब्वियसली पुराने। तो देखो क्या लिखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इट इज द मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी ऑलरेडी है मार्केट में, उनके लिए ये मार्केट है। इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। नए शेयर नहीं बिकते स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर? आगे की जो डेफिनेशन है आप पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं करेंगे। याद यहीं तक 2 लाइनें हो जाएंगी आपको। क्या? इसको स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स में डील होता है। आगे पढ़ रहे हैं, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे हैं इससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पता लगती है। बाय चैनलाइजिंग द फंड्स टूवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट। इससे पता लगता है इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ है, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अगर मैं उसमें से कुछ शेयर मुझे लगा कि यार अब नहीं बढ़ेगा ये, तो मैं उसको बेच दूंगा, तो वो क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट। और फिर किसी और कंपनी के शेयर लूंगा, वो क्या हो गया? री इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे ये पैसे को मूव कराता है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब डेफिनेशन यहां से याद करेंगे। 2 लाइन ऊपर की याद करिए आपने, आगे क्या याद करना है? बहुत इजी डेफिनेशन है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन। इट इज एन institution which provides a platform for buying and selling of existing securities। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बाय और सेल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज इन मनी एंड वाइस वर्सा। ये आपको फैसिलिटी देता है क्या? कि आप अपनी सिक्योरिटीज को मनी में कन्वर्ट करा सके एंड वाइस वर्सा, यानी कि मनी को सिक्योरिटीज में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपको वो 2 लाइनें और ये डेफिनेशन याद करनी है। अब इस सेकेंडरी मार्केट के कुछ फंक्शंस याद करते हैं। बेटा ये कौन सी सिक्योरिटी में डील करता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की परचेज सेल होती है हमारी इसमें सेकेंडरी मार्केट में। एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बाय सेल इजीली हो सकता है। क्लियर? अब इसके फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इसका इकोनॉमिक बैरोमीटर। बेटा आप सब जानते हैं बैरोमीटर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था और शायद याद भी होगा। बैरोमीटर क्या होता है बेटा? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो विंड स्पीड को मेजर करता है। विंड की स्पीड को मेजर करता है। ये भी एक बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज, पर किस चीज का? इकोनॉमी का। तो इसलिए नाम लिखा इकोनॉमिक बैरोमीटर कि इकोनॉमी में कितनी स्पीड है फंड्स के आने की और जाने की, ये उसको मेजर करता है। इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है या कितनी डूब रही है। देखो क्या लिखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या सिचुएशन है उसका एग्जैक्ट बैरोमीटर होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें बेटा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2 दिन पहले तक स्टॉक एक्सचेंज राइज पे था। मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था, बूम पे हमारी इकोनॉमी। बट फ्रॉम लास्ट 2 डेज इकोनॉमी इज गेटिंग डाउन। रीजन हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं कोविड फिर से प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। तो क्या कहा इन्होंने इस पॉइंट में, बिल्कुल ये बात लिंक होती है कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, बैरोमीटर। इकोनॉमी की कंडीशन को एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करता है हमारा स्टॉक मार्केट। अगर इकोनॉमी पे सब नॉर्मल है, सब अच्छा चल रहा है, तो वो बढ़ती चली जाती है। जैसे ही एक भी नेगेटिव न्यूज आई कि अब नुकसान होने वाला है हमारे देश को, तो वो फॉलो होना शुरू होता है। तो इसलिए तो ये क्या है, रिलायबल बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर। कह रहे जो भी मेजर चेंज होगा वो आपको शेयर के प्राइस में दिख जाएगा। अगर पॉजिटिव चेंज है प्राइस बढ़ेंगे, नेगेटिव चेंज है तो प्राइस फॉल होंगे। A rise or fall in the price of share indicate boom और recession cycle of the economy। इससे boom और recession पता लगता है कि इकोनॉमी कैसी होने वाली है। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। बताओ स्टॉक मार्केट क्या सिक्योरिटी की प्राइसिंग कराती है या नहीं? मैंने आपको उस दिन समझाया था
कि ये सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स और डिवेंचर की प्राइसिंग सारी स्टॉक मार्केट ही कराती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कितने बायर है और कितने सेलर है। देखो क्या लिखते हैं, द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। द सिक्योरिटीज of profitable and growth oriented company are valued higher as there are more demand for such security, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी के शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मुझे क्या लगा था कि ये प्रॉफिटेबल है, ग्रो करने वाली कंपनी है, उसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ते उसके शेयर रेट मैंने आपको बताया था डबल हो गए थे एकदम। तो यही रीजन होता है उन्होंने क्या कहा कि शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट जो है सिक्योरिटीज के प्राइस डिटरमाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझेंगे बेटा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। हमारी जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी डीलिंग है उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सेफ करते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में जब से ये कंप्यूटराइज हुई है तब से कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बच्चों को पता ही नहीं था। मैं कहता था बेटा कोई फ्रॉड नहीं हुआ हमारे स्टॉक मार्केट में, फिर कहते सर हर्षद मेहता आ गया इस बार। तो इससे पहले बच्चों को हर्षद मेहता पता ही नहीं था कि फ्रॉड भी हुआ है। मैं कहता था बेटा हमारी स्टॉक मार्केट में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ। आप बच्चे कहते थे अच्छा सर, मतलब हमारी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। वो जो फ्रॉड था आप सबने देखी है, तो उसमें बिफोर कंप्यूटराइजेशन फ्रॉड था। यस सर, वो सब फिजिकल डीलिंग के फ्रॉड थे। जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से फ्रॉड नहीं हुआ। एक दो फ्रॉड हुए हैं, वो फ्रॉड आपको शायद अभी समझ भी नहीं आएंगे। दैट वाज टेक्निक ऑफ कंप्यूटर। जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो उसमें कुछ तरह के फ्रॉड आए थे, जैसे राउंड डाउन एरर आया था, ट्रोजन हॉर्स आया था। शायद आपने कुछ कंप्यूटर टर्म्स कभी सुनी हो किसी पिक्चर में, ये देखियो ट्रोजन हॉर्स होते हैं और डेडमैन डोर होता है, राउंड डाउन एरर्स होते हैं। अब बच्चे को, कॉमर्स के बच्चे को जब मैं बताता हूँ सर ये क्या बता रहे हो, कंप्यूटर की टर्म्स है। अच्छा सर हम पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता है, आपने कंप्यूटर करी है। बेटा सीए कर लेना, सब सिखा देते हैं। एक्सपर्ट किसी में नहीं बनाते, बताते सब कुछ है। वहाँ पे हमारा कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट था, तो उसमें पढ़ाया गया था हमें ये भी कि कंप्यूटर फ्रॉड्स कैसे होते हैं। राउंड डाउन में क्या हुआ था एक्चुअल में, देखो सीधी सी बात है, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें वो बताते हैं कि आज तक कौन कौन से इकोनॉमी में फ्रॉड हो चुके हैं और उन फ्रॉड्स की वजह से हम कैसे इकोनॉमी को रिकवर करवा पाए हैं। ध्यान से समझना। देखो बेटा अब ये वरना प्रॉब्लम रहेगी आपके दिमाग में कि राउंड डाउन फ्रॉड था क्या, ऐसा शेयर मार्केट में हुआ था और बैंकिंग में सबसे पहले हुआ था ये फ्रॉड। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे अकाउंट में, लाइक मेरे अकाउंट में अभी लगभग 17,512 रुपीज और 35 पैसा है, राइट। ये जो या 37 पैसा है, ये जो फ्रॉड हुआ था इसमें क्या करा था इन्होंने, सेकेंड डिजिट ऑफ रुपी यानी कि 07.07 पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया। क्या करा, 0.07 पैसा डिडक्ट। 37 पैसे से 7 पैसे निकाले, कौन ध्यान देता है। ऐसे करते करते हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। हर अकाउंट में से सेकेंड डिजिट का पैसा निकाल लिया था। इसको बोला राउंड डाउन। क्या वैल्यू क्या कर दे, राउंड फिगर में ले आए, राउंड डाउन। ऐसे करते करते काफी मोटा फ्रॉड किया था उन्होंने, दैट इज नोन एज राउंड डाउन। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, ट्रोजन हॉर्स हुआ, डेडमैन डोर हुए, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो एक्चुअल में रह चुके हैं। और ये स्टॉक मार्केट अगर आप इसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे, जो क्योंकि ये तो मेरा टॉपिक है, मुझे बताना है। स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया में पहले बहुत सारी होती थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। अभी सिर्फ हमारी 2 स्टॉक एक्सचेंज रह गई हैं, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बाकी जो दिल्ली, कोलकाता या और सिटीज की स्टॉक एक्सचेंज थी सारी बंद कर दी। रीजन भी उसमें फ्रॉड हो रहे थे।
जब लोकल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है तो वहां के जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। तो उन्होंने कुछ फ्रॉड्स किए थे, बट जब से लेके आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो हम यही पढ़ रहे थे कि इसका तीसरा फंक्शन क्या है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो सेफ रहती है। देखो क्या लिखते हैं, इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इंक्लूड द कंपनी नेम इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी। कह रहे सिक्योर्ड कैसे है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ उसी कंपनी के शेयर मार्केट में बिकते हैं जो लिस्टेड कंपनी हो। सॉरी, देखो बेटा, हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हमने रीड कर लिया था कि कोई भी शेयर मार्केट में जब बिकता है उसको मार्केट में आने से पहले अपने आप को लिस्टिंग करानी होती है। और मार्केट में लिस्टिंग तभी होती है जब शेयर मार्केट वाले इसकी कंपनी की साउंडनेस को चेक कर लेंगे। साउंडनेस कैसे चेक करते हैं, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के डेट्स कितने हैं, वो सब जब चेक कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि यस कंपनी इज अ गुड कंपनी, तब वो उसको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद वो उसकी लिस्टिंग होती है। और जरूरी नहीं है कि एक बार लिस्टिंग हो गई तो उसकी डीलिस्टिंग नहीं हो सकती, वो डीलिस्ट भी कर देते हैं अगर आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करें। तो इस बेस पे आपकी ट्रांजैक्शन की सेफ्टी है कि फ्रॉड कंपनी को रजिस्टर ही नहीं करने देंगे वो स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखो क्या लिखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। कौन सी सिक्योरिटीज बिकती है, जो लिस्टेड होंगी। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इंक्लूड्स द कंपनीज नेम in trade list only after verifying the soundness of the company. Full stop. The company which are listed, they also have to operate within strict rules and regulations. ये नहीं कि आप listed हो गए उसके बाद कुछ भी करेंगे, no. Then also you have to follow strict rules and regulations. Clear? तो हमने इसके 3 फंक्शन पढ़ लिए, बाकी फंक्शन कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।